नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोवा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कई सवालों में घिरी टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उनकी इकलौती बेटी यशोधरा फोगाट का सपना था कि वो 21 सितंबर 2022 को मां का 43वां जन्मदिन धूमधाम से मनाए, किंतु ये सपना ठीक एक महीने पहले 22 अगस्त को अचानक से सदमे में बदल गया। हरियाणा में हिसार से करीब 50 किलोमीटर दूर फतेहाबाद में स्थित भूतन कला सोनाली का पैतृक गांव है। गांव में 21 सितंबर 1989 को जन्म लेने वाली सोनाली का बचपन गांव के परिवेश में बीता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई है। उनमें बड़ी बहन रीमन, छोटी बहन रुकेश, 2 छोटे भाई वतन और रिंकू है। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, हीरोइन जैसी दिखती थी। तब उसका नाम सोनाली नहीं सुदेश हुआ करता था और घर परिवार समेत गांव के लोग उसे बेसा कहकर बुलाते थे। सुदेश का परिवार साधारण मध्यम वर्गीय था। माँ घर संभालती थी, पिता खेत। सुदेश शुरू से चुलबुली और होशियार रही, हर काम में आगे, चाहे डांस हो, गाना हो, खेल हो या पढ़ाई। सोनाली का बचपन से ही सपना हीरोइन बनने का था। वैसे सोनाली ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। हीरोइन बनने का सपना पूरा करने की दिशा में भी वो कदम बढ़ा चुकी थी। मॉडलिंग से ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश मिल गया था। हरियाणा दूरदर्शन पर एंकरिंग का काम मिल गया था। इस तरह से सोनाली फोगाट को एक पहचान मिल गई, यानी कि गांव की गलियों से सोनाली ने एक ऐसी उड़ान की शुरुआत की थी जो अब किसी परिकथा जैसी जान पड़ती है। सुदेश के साथ 1ली से 8वीं तक पढ़ाई करने वाली उसकी दोस्त लक्ष्मी का कहना है कि वो हर काम में बहुत तेज थी। हर बार 26 जनवरी को स्कूल के प्रोग्राम में उसका डांस जरूर होता था। उसकी बातें सबसे अलग थी। टीवी और गानों का इतना शौक था कि पूछिए मत। टीवी पर हेमा मालिनी को देखकर कहती, एक दिन हेमा मालिनी बनूंगी, मुंबई जाऊंगी, तू देखना। जब मैं कहती कि कैसे जाएगी तो कहती, चाहे जो हो जाकर दिखाऊंगी। बचपन की ये बातें हम भूल चुके थे, पर जब वो टीवी में और बिग बॉस में पहुंची तो सब फिर से याद आ गया। उसने जो कहा था वो करके दिखाया। लक्ष्मी उसकी जिद पूरी करने वाली सोच और पहनावे के बारे में बताती है। वो जो सोच लेती थी करके ही दम लेती थी। किरण रोहिला छोटी बहन लक्ष्मी व सोनाली की बहन रुकेश की क्लासमेट रही है। वो सोनाली के बारे में कहती है, कभी सोनाली को देखते तो यही सोचते थे कि काश उसके जैसा डांस हम भी कर सकते। उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। शादी के कई साल बाद एक कॉमन फ्रेंड की शादी में वो आई तो गले लगकर मिली थी। इतनी बड़ी शख्सियत हो जाने के बाद भी उसमें घमंड नहीं था। सोनाली गांव में जब आती थी हर किसी से मिलती थी, सभी से दिक्कत या परेशानी के बारे में पूछती थी। एक बार गली में बिजली की समस्या थी, तब उन्होंने अलग से ट्रांसफार्मर लगवा दिया था। सोनाली के घर के चौकीदार त्रिलोक चंद अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार गांव में जनसभा थी, सोनाली की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने इशारा करके मुझे स्टेज पर बुला लिया और कहा, आओ साथ में फोटो खिंचाते हैं। त्रिलोक चंद गरीबों के साथ सोनाली के व्यवहार के बारे में बताते हैं। गरीब से गरीब आदमी के साथ सोनाली मजबूती से खड़ी हो जाती थी। उसकी ऐसी ही सोच ने उसे राजनीति में आगे बढ़ाया। जब बीजेपी ने उसे नलवा हल्का सौंपा तो उन्होंने बहुत मेहनत की। वहां की परफॉर्मेंस देखकर ही उसे आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के सामने खड़ा करवाया। सब जानते थे कि ये बहुत मुश्किल काम था। वो उनका गढ़ था। और तो और सोनाली को टाइम भी मिला, बस 15 दिन का, पर उसने ना नहीं किया, मजबूती से जुटी रही। थोड़ा टाइम और मिल जाता तो शायद जीत भी जाती। जून 2020 में एक कृषि अधिकारी को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल होने के बारे में उनके पड़ोसी भजन लाल बताते हैं कि उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि किसान भाइयों का हक कोई मारे। वो अक्सर यही कर रहा था। वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए लड़ रही थी। उसके इस पक्ष को भी देखना चाहिए। हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमने उस जैसा जिंदा दिल लीडर खो दिया है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर भूतन कला के लोग उदास हो गए हैं। उनका कहना है कि गांव की गलियां अपनी बेटी की खिलखिलाहट कभी नहीं सुन सकेगी। उनकी शादी हरियाणा के हरिता गांव में उनकी बड़ी बहन के देवर संजय फोगाट से हो गई थी, जो भाजपा के एक लोकप्रिय नेता थे और प्रदेश भाजपा में उनकी अच्छी पकड़ थी। साल 2016 में सोनाली फोगाट उस समय चर्चा में आ गई जब उनके पति की फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई
और वो मुंबई में फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में व्यस्त थी। तब उन पर ही पति की मौत का इल्जाम लगा दिया गया था। पति की मौत के बाद सोनाली फिल्मों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी दखल देने लगी थी। राजनीतिक कार्यक्रमों में आने जाने लगी थी। उन्हीं दिनों नया नया टिकटॉक आया था। उस पर नए नए वीडियो डालना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। देखते ही देखते उनके करोड़ों फॉलोअर्स और विजिटर्स बन गए थे। वैसे इससे पहले भाजपा ने उन्हें आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया था। वहां वोटरों पर उनके टिकटॉक का जादू नहीं चल पाया था और कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। इस चुनाव प्रचार के दौरान भी सोनाली एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान सोनाली ने एक नारा लगवाया था। नारे पर लोगों ने उत्साह कम दिखाया तो वो नाराज हो गई थी। नाराज भी इस कदर हुई थी कि सीधे सीधे नारा ना लगाने वालों को पाकिस्तानी कह दिया। सोनाली ने कहा था कि आप भी मेरे साथ जय घोष करेंगे, भारत माता की जय। इस पर लोगों ने जय का नारा लगाया। कुछ लोगों ने तो नारा ही नहीं लगाया। इसी के साथ सोनाली ने तुरंत मंच से कहा, क्यों भाई, आप लोग पाकिस्तान से आए हो क्या? पाकिस्तानी हो क्या? अगर हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय बोलो। इसके बाद सोनाली ने 2 बार और नारा लगवाया। उन्हें फिर उम्मीद से कम रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने कहा, शर्म आती है आप पर, शर्म आती है कि आप जैसे लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं। सोनाली की पहचान हरियाणा में बीजेपी की एक तेज तर्रार महिला नेता के रूप में थी। वो महिला मोर्चा के साथ भी काम कर चुकी थी। साथ ही हरियाणा बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रही थी। हालांकि बाद में विवाद के बाद पार्टी आलाकमान का दबाव बना, तब उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली थी। गोवा पुलिस को 23 अगस्त 2022 की सुबह सुबह वहां के रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में एक युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। शुरुआती जांच में लाश की पहचान हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट के रूप में हो गई थी। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जब वो बाथरूम में थी उस समय वहां सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी मौजूद थे। उन्होंने ही सुबह 8 बजे के करीब सोनाली के भाई और पुलिस को फोन करके उनकी मौत की सूचना दी थी। मामला मृतक के देश में सत्तारूढ़ दल भाजपा से संबंध होने के कारण हाई प्रोफाइल बन गया था। कुछ समय में ही सोनाली की मौत की खबर गोवा के उच्च पुलिस अधिकारियों से लेकर गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। जांच का सिलसिला शुरू हुआ तब उनकी मौत से संबंधित कई सवाल उठ खड़े हुए। मौत का कारण हत्या तक माना जाने लगा। गोवा के लिए कुख्यात ड्रग और रेव पार्टी एक बार फिर सुर्खियां बन गई। जैसे जैसे जांच का सिलसिला आगे बढ़ा वैसे वैसे ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन बदलती चली गई। डेथ एक मिस्ट्री बन गई। इसने पुलिस की जांच को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। जांच की रिपोर्ट के अनुसार 22 अगस्त को सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ने गोवा के रिसोर्ट पे 2 कमरे बुक करवाए थे। इनमें एक कमरे में सोनाली और सुधीर ठहरे हुए थे, जबकि दूसरे कमरे में सुखविंदर रुका था। उसी दिन शाम को 7 बजे तीनों कर्लिज रेस्टोरेंट गए थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वहां एक छोटी सी पार्टी रखी गई। इसी दौरान ही सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स पिलाई गई थी। उसे पीने के बाद ही सोनाली की तबीयत बिगड़ गई थी और मौत का यही कारण भी बनी। इससे अलग सोनाली के परिवार वालों ने उनकी तबीयत बिगड़ने और 2 घंटे तक वॉशरूम में रखने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उनकी मौत को अप्राकृतिक बताया। उनके साथ गए पीए पर हत्या का आरोप लगा दिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में बहुत ही कम कपड़ों में सोनाली के लड़खड़ाते कदमों की छोटी सी वीडियो क्लिपिंग और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। तब और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। 4 घंटे से अधिक समय तक चला पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। उस रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई गुमचोट होने का जिक्र किया गया था। ये चोट ठीक वैसी ही थी जैसे किसी लाठी डंडे या घूसे के मारने से होती है। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली की लाश उसके भाई और जीजा को सौंप दी गई। सोनाली की आकस्मिक और संदिग्ध मौत का सबसे गहरा असर उनकी 15 साल की बेटी यशोधरा फोगाट पर हुआ। करीब 6 साल पहले ही उसके सिर पर से पिता का साया भी उड़ गया था। मां की अर्थी को यशोधरा ने भरी आंखों से कंधा दिया, बल्कि अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मुख अग्नि भी दी। इसी दौरान भारी संख्या में लोग सोनाली अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी दो के नारे लगाते रहे। उससे बुरी तरह टूट चुकी यशोधरा को हिम्मत मिली और उसने मां की मौत की जांच सीबीआई से करवाने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। इसी तरह सोनाली के वृद्ध माता पिता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जरिए सीबीआई जांच की मांग की थी। इस संबंध में सोनाली की बेटी यशोधरा, भाई बहन और जीजा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलकर दरख्वास्त की। परिवार की लिखित मांग पर हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से आग्रह किया
कि वो इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दे। सोनाली के घर वालों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी पत्र लिखा था। मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर जब केंद्रीय गृह मंत्रालय तक से गुहार लगाई गई, तब आखिरकार इसकी मंजूरी देनी ही पड़ी। जांच का आदेश मिलते ही 2 दिनों बाद सीबीआई के अधिकारी ने 16 सितंबर को सोनाली के पैतृक गांव पहुंचकर उनके पिता को नई एफआईआर की कॉपी सौंप दी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच करने के लिए सीबीआई की 2 टीमों में शामिल डीएसपी राजेश कुमार और इंस्पेक्टर ऋषि राज ने भूतरा कला में उनके परिवार से मुलाकात की। सीबीआई टीम ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका से केस से जुड़ी जानकारियां ली और सोनाली के घर वालों को अपना फोन नंबर दे दिया। गोवा सरकार से आधिकारिक तौर पर केस मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने नई एफआईआर दर्ज की, जिसमें 2 टीमें समांतर रूप से काम कर रही है। इनमें से ही एक टीम सोनाली के गांव गई और दूसरी टीम ने गोवा के अंजुना थाना पहुंचकर इस केस से जुड़े दस्तावेज हासिल कर लिए। सोनाली की मौत से जुड़ा केस अंजुना थाने में ही दर्ज किया गया था। सोनाली फोगाट की मौत का मामला 23 अगस्त 2022 को गोवा के अंजुना थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में सुधीर सांगवान व सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इसके अलावा इन दोनों के साथ रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर, कर्लिज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांडरेकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का केस भी दर्ज किया गया है। पांचों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। गोवा पुलिस की एफआईआर के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने साजिश के तहत सोनाली को मारा। दत्ता प्रसाद ने सुधीर को 12,000 रुपए में ड्रग्स उपलब्ध कराई थी। इसके लिए सुधीर ने दत्ता को 2 बार में 5,000 रुपए और 7,000 रुपए का भुगतान किया। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल का विरोध नहीं किया। रमा मांडरेकर नशा तस्कर है, जिससे दत्ता प्रसाद ने ड्रग्स लेकर सुधीर को दी थी। सोनाली की मौत की जांच करने गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम हरियाणा भी गई। हिसार, गुरुग्राम और नोएडा में सर्च की गई। सुधीर सांगवान और सोनाली के फ्लैट से पासपोर्ट, आभूषण बरामद किए गए। हिसार स्थित सोनाली के घर से प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए। तहसील जाकर सोनाली की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड लिया गया। सुधीर के घर वालों से पूछताछ की गई। साथ ही सीबीआई सोनाली की 3 डायरियां जब्त कर ले गई। एक लॉकर को भी सील कर दिया गया। इसी दौरान पता चला कि सुधीर सोनाली की भूमि का कुछ हिस्सा लीज पर लेना चाहता था। दरअसल मामले में शक की सुई सोनाली की पीए सुधीर और होटल पर ही घूमती रही। पुलिस को आशंका थी कि जिस होटल में सोनाली रुकी थी वही कुछ न कुछ गड़बड़ की शुरुआत हो चुकी थी। इस जांच में गोवा पुलिस को सोनाली की बहन रुपेश से मिली जानकारी से मदद मिली। उसके अनुसार घटना से पहले 22 अगस्त की शाम के समय सोनाली ने रुपेश को फोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। इस बारे में रुपेश ने बताया कि सोनाली उनसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहती थी, मगर उसने कॉल अचानक डिस्कनेक्ट कर दी। इससे भी परिवार और गोवा पुलिस को घटनाक्रम पर संदेह हुआ। घटना के मुताबिक सोनाली फोगाट जब गोवा में स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सोनाली को मृत बताया। डॉक्टरों का अनुमान था कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अगले दिन 23 अगस्त की शाम आते आते जब गोवा पुलिस ने संदिग्ध मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया, तब अचानक कई बातें बदल गई। इस बारे में गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया था। अस्पताल में सोनाली के साथ कोई सांगवान नाम का शख्स भी था। जिस तरीके से अचानक चंद लम्हों में खाना खाते ही सोनाली की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत भी हो चुकी थी, इसी के साथ ये सवाल भी उठा कि ये सब इतनी जल्दी कैसे और किन परिस्थितियों में संभव हो पाया। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की नजर में उनका कहना है कि सोनाली फोगाट की डेथ नेचुरल हुई या फिर अननेचुरल, इसका पता लगाना जरूरी होगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है। कारण नेचुरल कारणों में ब्रेन हेमरेज, दिल का दौरा या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अननेचुरल कारणों में मुख्य रूप से जहर की आशंका बनती है। जहर दिए जाने की बात पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर बीएन मिश्रा का कहना है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन हेमरेज अगर हुआ होगा तो नसों में खून जमा मिलेगा, जिसे मेडिकल साइंस में ब्लॉकेज भी कहा जाता है। इसके अलावा दिमाग में कहीं खून भी जमा हुआ मिल सकता है। जहां तक इस मामले में आशंका जहर के इस्तेमाल की है, तो जहर किसी भी इंसान को 3 प्रकार से पहुंचाया जा सकता है: कान, नाक और मुंह के रास्ते। नाक और कान के रास्ते अगर जहर दिया गया होगा, जिसकी संभावना सोनाली फोगाट की मौत के मामले में 1-2% ही लगती है, तो वो जगह बहुत जल्दी सीधे सीधे दिमाग पर असर करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और इंसान को सांस लेने में ठीक वैसी ही दिक्कत होती है जैसे कि हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के मामले में होता है।
इससे इंसान के स्वतः बिना किसी के द्वारा गला घुटे हुए या नाक दबाए बगैर दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति में इंसान को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि सोनाली फोगाट के मामले में हुआ है। बहरहाल सोनाली फोगाट की मौत ने न केवल उनके परिवार के सभी सदस्यों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि गोवा की पुलिस पर भी उंगली उठ गई है। जैसे जैसे सोनाली फोगाट हत्याकांड पर से पड़ती उतरती चली गई, वैसे वैसे उनके सहयोगी सुधीर सांगवान के कारनामों से भी पर्दा हटता चला गया। वो सोनाली के लिए आस्तीन में छिपे जहरीले सांप से कम नहीं था। 15 दिसंबर 2016 को पति संजय फोगाट की खेतों में मौत को लेकर सोनाली विवादों से घिर गई थी, जिसका उन्होंने डटकर सामना किया और अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहकर ही उनके राजनीतिक सपनों को पूरा करने की सौगंध ली। वैसे भी प्रदेश भाजपा की सदस्यता उन्होंने पहले से ही ले रखी थी। पति कोई दूर का नहीं बल्कि उनके जीजा का भाई ही था। बड़ी मुश्किल से सोनाली अपने सिनेमा के कैरियर को आगे बढ़ा पाई थी। शूटिंग के सिलसिले में उनका एक पांव मुंबई में होता तो दूसरा ससुराल मायके और दिल्ली एनसीआर गुड़गांव नोएडा में रहता था। वो जहाँ भी जाती थी लोग बाग उनके साथ सेल्फी लेने और साथ में फोटो लेने के लिए मचल उठते थे। चाहे राजनीति का मंच हो और दूसरे कार्यक्रम का, सोनाली अपने प्रशंसकों से घिर जाती थी। सोनाली के सामने व्यस्त लाइफ को मैनेज करने की ये एक तरह से अलग तरह की समस्या थी। इस काम में पहले पति का साथ मिल जाता था, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद कोई नहीं था जो उनके पीछे कामकाज को संभाल सके। उन्हीं दिनों एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात हरियाणा के रहने वाले सुधीर सांगवान से हुई थी। ये मुलाकात फिल्म क्षेत्र से जुड़े एक सहयोगी ने करवाई थी। इसी बीच आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी थी। भाजपा ने सोनाली को भी राजनीतिक मंच पर उतार दिया। उनका फिल्मों की शूटिंग और उनकी पोस्ट प्रोडक्शन के काम के अलावा जनसभाओं में आने जाने का शेड्यूल भी बन गया था। इसे बैलेंस कर कार्यक्रमों को मैनेज करने का काम सुधीर ने बखूबी संभाल लिया था। बताते हैं सुधीर ने एक तरह से अपनी कार्यशैली और हमेशा तत्पर रहने के चलते सोनाली का दिल जीत लिया था। वो सोनाली के इतने करीब आ गया था कि उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। एक बार सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट चुनाव के दौरान ही सोनाली से मिलने गए। सुधीर ने उन्हें सोनाली से मिलने से मना कर दिया। जब उन्होंने बताया कि वो सोनाली के जेठ है, तब सोनाली से मिलवाया था। सुधीर ने सोनाली को पहली मुलाकात में खुद को एनआरआई बताया था। उसने ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी एक फैक्ट्री थी जिसे वो बेच चुका है। बाद में पता चला कि सुधीर न तो एनआरआई था और न ही उसकी कोई फैक्ट्री थी, बल्कि उसने एक समय में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू किया था। उसने असफल होने पर पोल्ट्री बिजनेस के लिए सब्सिडी दिलाने संबंधी बिचौलिए का काम करने लगा था। हाँ, उसने वकालत की डिग्री ले रखी थी और हरियाणा की ही लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। दरअसल वो गोहाना बार एसोसिएशन का सदस्य है। एलएलबी करने के बाद उसने गोहाना में एक वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। उसमें असफल होने पर अपने गांव के पास पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। उसमें भी सफलता नहीं मिली। बाद में सोनाली ने सुधीर को अपना निजी सचिव बना लिया। कुछ दिनों के बाद सुधीर ने अपने साथ एक और सहायक को रख लिया। सुधीर ने 4-5 महीनों में ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और सोनाली को अपने कामकाज से प्रभावित कर लिया। आम चुनाव के बाद उसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उसने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कारण सोनाली को भाजपा ने आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया था और प्रचार के लिए समय भी कम था। तभी सुधीर निजी सचिव के रूप में काम करते हुए सोनाली के घर में ही रहने लगा था। यहीं से उनके बीच अंतरंगता और गहरी हो गई थी। इस बीच सुधीर को समझ आ गया कि परिवार में सोनाली का कौन करीबी है और कौन उनके विरोध में। सुधीर ने न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मदद की, बल्कि उसी दौरान सोनाली के लिए सारे ऐशो आराम की सुविधाओं के भी इंतजाम किए। इसी क्रम में सोनाली को हरियाणा के सीएम तक का सपना दिखा दिया था उसने। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी सुधीर ने सोनाली का साथ नहीं छोड़ा। बताते हैं कि उसने सोनाली को हतोत्साहित होने और अवसाद में घिरने से बचाते हुए आगे की तैयारी करने की योजना बना दी। इसमें समय था तब फिल्मी कैरियर की ओर ध्यान देने की सलाह देकर एक विश्वसनीय हितैषी बन गया। इस दौरान सोनाली की सारी जिम्मेदारियां उसने अपने माथे पर ले ली। तब तक दोनों को राजनीति का नशा लग चुका था। साल 2022 में गुड़गांव ग्रीस सोसाइटी सेक्टर 102 में किराए पर एक फ्लैट लिया और इसके लिए बने दस्तावेज सुधीर ने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी के रूप में नामित कर लिया। तब तक सुधीर और सोनाली के करीबी सूत्रों की माने तो वे राजनीतिक हस्तियों के करीब रहना भी पसंद करते थे। सुधीर ने एक बार सुखविंदर सिंह को सोनाली फोगाट से ये कहते हुए मिलवाया था
कि वो गोवा में उनका काम संभालेंगे। गोवा में भी सोनाली और सुधीर होटल में पति पत्नी के रूप में ही ठहरे थे। बहरहाल सुधीर ने अपने पासपोर्ट पर रोहतक का पता दिया हुआ है। इस पते पर संपर्क करने पर पुलिस ने पाया कि काफी समय पहले वो वहां रहता था। मकान मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया था। पुलिस उसका पुराना रिकॉर्ड तलाशने में जुटी है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा के अनुसार उसके खिलाफ किस तरह के या कितने मामले दर्ज है ये कहना फिलहाल मुश्किल है। विभाग की टीम रिकॉर्ड की जांच करके इसका ब्यौरा तैयार करेगी। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।